क्या आप गेस कर सकते हो दुनिया की सबसे ओबीस कंट्री कौन सी है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोग रहते हैं? सबसे पहला जवाब आपके दिमाग में आएगा अमेरिका, लेकिन ये जवाब गलत होगा। इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटा सा देश नाउरू नाम से। यहाँ मौजूद 61% लोग ओबेसिटी का शिकार है और ऑलमोस्ट 90% लोग ओवरवेट हैं। इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा देश जहां पर हर 10 में से 9 लोग ओवरवेट हों। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे छुपी है एक बड़ी खौफनाक कहानी, क्रॉनिक कैपिटलिज्म। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जब मैं ओवरवेट और ओबीस शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसमें फर्क क्या है। इसके लिए एक हम बड़े कॉमन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे बीएमआई कहा जाता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये बीएमआई कैलकुलेट करना बड़ी ही आसान चीज है, आप अपने लिए भी कर सकते हैं कैलकुलेट। सबसे पहली स्टेप, अपनी हाइट देखिए क्या है। अगर आप अपनी हाइट को सिर्फ फीट और इंचेस में जानते हैं तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। जैसे अगर 5 फुट 8 इंच है जो कि 1.72 मीटर्स होगा। सबसे पहली स्टेप, अपनी हाइट देखिए क्या है। अगर आप अपनी हाइट को सिर्फ फीट और इंचेस में जानते हैं तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। जैसे अगर 5 फुट 8 इंच है जो कि 1.72 मीटर्स होगा। दूसरी चीज, अपना वेट चेक कीजिए किलोग्राम्स में कितना है। मान लेते हैं आपका वेट है 74 केजीज। तो तीसरी चीज, अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। ये होता है 24.8 और ये आपका बीएमआई होगा। अब बीएमआई के बेसिस पर एक बड़ा सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं, 18.5 और 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल हेल्दी वेट हैं, और 25 और 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आएंगे, और 30 और उससे ऊपर ओबीस की कैटेगरी होती है। तो बेसिकली देखा जाए ओबीस होता है ओवरवेट से भी ज्यादा ओवरवेट। अगर आप अंडरवेट, ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप हेल्दी कैटेगरी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बल्ले बल्ले करने लगे जाएं, क्योंकि बीएमआई हेल्थ का इकलौता इंडिकेटर नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि आप हेल्दी रेंज में हो, पतले दिखते हो, लेकिन फिर भी आप फिट नहीं हो, क्योंकि फिटनेस देखने के लिए कई और इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना। और एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि अगर आप काफी मस्कुलर आदमी हैं तो आपके मसल वेट की वजह से आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाओगे बीएमआई के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनहेल्दी हो। ओवरवेट की कैटेगरी में रहते हुए भी हेल्दी रहना पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज आप काफी मस्कुलर इंसान हो। लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ओबीस की कैटेगरी में आते हैं तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी का शिकार होने का मतलब है कई सारी बीमारियों का आपको ज्यादा हायर रिस्क है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, कुछ सर्टेन टाइप्स के कैंसर। यही कारण है कि साल 2013 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि ओबेसिटी अपने आप में ही एक बीमारी है, एक डिजीज है। अब नाउरू देश की बात करें तो इसका केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अगर आप टॉप 10 मोस्ट ओबीस कंट्रीज की लिस्ट देखोगे तो इस लिस्ट में सारे देशों के नाम आपने शायद ही कभी सुने हो। नंबर 1 पे नाउरू, सेकंड पे पालाउ, फिर कुक आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, टुवालू, निउई, किरिबाटी, टोंगा, सामोआ और माइक्रोनेशिया। जानते हैं क्या कॉमन चीज है इन सारे देशों में? ये सारे के सारे देश पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड हैं और छोटी सी आइलैंड कंट्रीज हैं ये। इन आइलैंड्स के आप फोटोज और वीडियोस देखोगे तो देखकर लगेगा कि क्या कमाल की जगह है। परफेक्ट बीचेस, कोरल रीफ्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखकर लगेगा कि कोई भी इंसान अगर यहाँ रहता है तो बड़ा ही हेल्दी और फिट होगा, क्योंकि रोज वो पेड़ों से नारियल तोड़कर खाएगा, हंटिंग करके फिशेस खाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि ये सारे देश मोटापे का शिकार बन गए? आइए नाउरू देश के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा देश है, दुनिया की 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है। सिर्फ एक ही आइलैंड है ये, करीब 21 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ पर सिर्फ 12,500 लोग रहते हैं। दुनिया का स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन। एक समय पर यह बहुत ही सुंदर सा अनटच्ड आइलैंड हुआ करता था। साल 1798 में बाकी दुनिया ने इसे डिस्कवर किया जब एक ब्रिटिश जहाज यहाँ लैंड करता है। इस जहाज के कैप्टन जॉन फेन को ये आइलैंड इतना सुंदर लगता है कि वो इसका नाम रख देते हैं प्लेजेंट आइलैंड। उस ब्रिटिश जहाज का नाम था हंटर, और आने वाले कुछ 100 सालों में हंटेड होना एक डेस्टिनी बनने वाली थी इस आइलैंड की। 1830s के अराउंड कई यूरोपियन जहाज यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते थे। इस आइलैंड से साफ पीने का पानी, कोकोनट्स, फ्रूट्स और लोकल पाम वाइन लेकर जाते थे, और एक्सचेंज में इन आइलैंड वालों को शराब और गन्स लेकर जाते थे। उस वक्त करीब 12 अलग अलग ट्राइब्स इस आइलैंड पर रहा करती थी जो नेटिव लोग थे यहाँ रहने वाले। इस शराब और हथियार की वजह से इस आइलैंड पर साल 1878 में 10 साल की सिविल वॉर होती है। यहाँ रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आधी हो जाती है इसकी वजह से।
बाद में जर्मन एम्पायर अपना कब्जा जमाता है इस आइलैंड पर और सारे हथियारों को कॉन्फिस्केट कर लेता है। आगे चले साल 1900 में एक न्यूजीलैंड के आदमी एल्बर्ट एलिस इस आइलैंड पर फॉस्फेट डिस्कवर करते हैं। फॉस्फेट एक ऐसी मिनरल है जिसे खेती करते वक्त आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उस जमाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसके चलते साल 1906 में जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट बनाकर पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी यहाँ पर फॉस्फेट की माइनिंग शुरू करती है। फिर आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी इस वॉर को हारता है और लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अकॉर्डिंग नाउरू देश जॉइंट ट्रस्टीशिप के अंडर आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके चलते एक नाउरू आइलैंड एग्रीमेंट साइन करी जाती है। जो फॉस्फेट रिजर्व्स हैं इस आइलैंड पर मौजूद, वो सारे ब्रिटिश के हाथों चले जाते हैं, ब्रिटिश फॉस्फेट कमिश्नर के हाथ। सिंपल शब्दों में कहा जाए, ब्रिटिश नाउरू को लूटते हैं। इनके फॉस्फेट रिजर्व्स को बेचा जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के किसानों को बहुत कम दाम। बदले में नाउरू के लोगों को क्या दिया जाता है? उन्हें कीमत मिलती है ½ पेनी पर टन ऑफ फॉस्फेट। कुछ सालों बाद थोड़ा सा ज्यादा प्राइस दे दिया जाता है 2 पेंस पर टन ऑफ फॉस्फेट। लेकिन ब्रिटिश फॉस्फेट कमिश्नर्स इसे जाकर 200 गुना ज्यादा प्राइस में बेचते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 4 पाउंड 52 पेंस पर टन। यानी ऑलमोस्ट सारा पैसा तो ये ब्रिटिश कंपनी लूट गई। काफी सिमिलर कहानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी देशों के साथ करी। लेकिन 1942 में नाउरू देश को कैप्चर कर लिया जाता है जापानीज एम्पायर के द्वारा और अब बहुत सा अत्याचार सहना पड़ता है यहाँ के लोगों को। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी हम जानते हैं। जो एक्सिस पावर्स थी, जर्मनी, इटली, जापान, ये वर्ल्ड वॉर 2 हार जाते हैं। ये देश फिर से यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाता है। फॉस्फेट इंडस्ट्री रिवाइव करती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन 1968 में भी नाउरू के लोगों को बहुत कम पैसे दिए जाते थे एज कम्पेयर टू जो पैसा ये कंपनीज कमाती थी यहाँ से रिसोर्सेज बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करके। साल 1964 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ऑफर करती है कि नाउरू में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बगल के एक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाए और सबको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप दे दी जाए। लेकिन ये लोग अपनी यूनिक आइडेंटिटी लूज नहीं करना चाहते थे, ये सॉवरेनिटी चाहते थे। इसी के चलते जनवरी 1968 में इन्हें आजादी मिलती है फाइनली जाकर। नाउरू एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। आजादी के बाद नाउरू के पॉलिटिशियंस इस फॉस्फेट माइनिंग के बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके देश पर क्या हो रहा है। आधे से ज्यादा जमीन इस छोटे से आइलैंड पे अब सिर्फ फॉस्फेट माइनिंग के लिए दी जा चुकी है। लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। लेकिन पैसे की इस लालच से बचना इनके पॉलिटिशियंस के लिए बहुत मुश्किल है। माइनिंग कंटिन्यू रहती है, इनका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने लगता है। साल 1975 में नाउरू का देश दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री बन गया था जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। सिर्फ सऊदी अरेबिया इससे ज्यादा अमीर था उस समय पर। ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज याद रखने वाली है कि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रहने वाला हर इंसान अचानक से अमीर बन गया हो, लग्जरी लाइफ में जी रहा हो। साल 1975 में नाउरू का देश दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री बन गया था जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। सिर्फ सऊदी अरेबिया इससे ज्यादा अमीर था उस समय पर। ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज याद रखने वाली है कि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रहने वाला हर इंसान अचानक से अमीर बन गया हो, लग्जरी लाइफ में जी रहा हो। जीडीपी पर कैपिटा एक हाइपोथेटिकल नंबर है जो बताता है कि पर पर्सन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जीडीपी को तो हर इंसान के पास कितना हो। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर टॉप 26 लोगों के पास इतनी वेल्थ है जितनी आधी दुनिया के पास, कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो। लेकिन सरकार के पास जरूर पैसों की बरसात हो रही थी। सरकार ने सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन की सरकारों को भी कन्विंस कर लिया कि जो पहले इन्होंने इनके देश को लूटा उसके बदले कुछ कॉम्पनसेशन का पैसा दो, तो वो देश भी नाउरू को और पैसा देते हैं। फॉस्फेट की माइनिंग से जो पैसा कमाया जा रहा है वो नाउरू फॉस्फेट रॉयल्टीज ट्रस्ट में जाता है। इस सारे पैसे की मदद से नाउरू को अपनी एक शिपिंग लेन मिलती है। ये अपनी एक एयरलाइंस बनाते हैं एयर नाउरू नाम से। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर करी जाती हैं। वॉल स्ट्रीट पर जाकर ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं। मेलबर्न में एक बड़ी ऊंची 52 स्टोरी स्काई स्क्रेपर बनाते हैं नाउरू हाउस नाम से। $7 मिलियन की एक ऑफिस बिल्डिंग बनाई जाती है जिसके ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होता है। मार्शल आइलैंड्स पे जाकर ये $3 मिलियन की होटल डेवलपमेंट करते हैं। $4 लाख फ्लोटिंग कॉकटेल लाउंज बनाने पर स्पेंड करते हैं। आसपास के कई आइलैंड के देशों में अपने होटल्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। कुछ लोग नाउरू में रहने वाले अपने लिए बड़ी लग्जरी स्पोर्ट्स गाड़ियां खरीद लेते हैं। जबकि मैंने बताया था ये देश इतना छोटा है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में चलकर सिर्फ 40-45 मिनट्स लगेंगे। इतने छोटे से आइलैंड पर लग्जरी गाड़ियां लाने का क्या तुक बना। इस सब के बीच यहाँ रहने वाली आम जनता को यूजुअल ऑफर मिलता है कि हम टैक्स हटा देते हैं, कई सामान फ्री में दे देते हैं। लेकिन सवाल मत करना कि ऊपर वाले लोग क्या कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ले जाकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो, सरकार पैसा देगी। मेडिकल, डेंटल केयर सब मिल रहा है, बस इसकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, सरकारी अखबार फ्री दे रहे हैं और ज्यादातर लोग फॉस्फेट इंडस्ट्री या सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयड हैं।
सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कुछ लोगों के लिए मानो स्वर्ग में जी रहे थे वो। ये साल था 1982। सेम ईयर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है। इस आर्टिकल के राइटर प्रिडिक्ट करते हैं कि जो फॉस्फेट इस देश में मौजूद है ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। 10 साल के अंदर अंदर ये सारा फॉस्फेट खत्म हो जाएगा। फिर कहां से फॉस्फेट की माइनिंग करेंगे और कहां से और पैसा कमाएंगे, कैसे इस नए लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख पाएंगे। उस वक्त नाउरू के फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स बॉब ने रिप्लाई किया इस आर्टिकल को देखकर कि टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जब कल आएगा तब कल की सोचेंगे। लेकिन एक दिन तो कल आना था। 1990s तक आते आते फॉस्फेट रिजर्व्स खत्म होने शुरू हुए। कई सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने करी थी वो क्रैश हो गई। इनकी एयरलाइंस भारी लॉसेस में चल रही थी। टूरिज्म कभी इतना चला नहीं। पूरे देश की इकोनॉमी क्रैश होने वाली थी। नाउरू की सरकार सोचती है क्या किया जा सकता है और पैसे कमाने के लिए। नाउरू के देश के नक्शे को देखिए। आज के दिन 90% इस देश में जमीन यूजलेस है, डिस्ट्रॉय करी जा चुकी है माइनिंग की वजह से। आइलैंड के पूरा का पूरा बीच का एरिया कोई रह नहीं सकता यहाँ पर, कोई खेती भी नहीं करी जा सकती। जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ आइलैंड की एजेस पर रह रहे हैं। इस देश में मौजूद जो ग्राउंड वाटर था वो कंटेमिनेट हो चुका है एक हाईली टॉक्सिक हैवी मेटल कैडमियम से। इसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को इरिवर्सिबल किडनी डैमेज, लंग डैमेज, बोन डैमेज और कैंसर होने की गुंजाइश। इसका मतलब इस देश के पास अब खुद का पीने के लिए पानी तक नहीं बचा। एक समय पर नेचुरली इसके आसपास मौजूद कोरल रीफ्स में फिशिंग करी जा सकती थी, फिशिंग भी नहीं करी जा सकती। मछलियों में भी ये टॉक्सिक हैवी मेटल मौजूद होगा। 200-300 साल पहले यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते थे, खेती होती थी। जब यूरोपियन ट्रेडर्स आकर ट्रेडिंग करते थे, यहाँ रहने वाले लोगों के पास अपना कोई साफ पीने का पानी नहीं है, तो इन्हें इम्पोर्टेड पानी पर रिलाई करना पड़ता है। खुद का कोई खाना नहीं, खुद का कोई पानी नहीं, तो इसका मतलब सब कुछ अब बाहर के देशों से इम्पोर्ट किया जाता है आज के दिन। मेनली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के देशों से, क्योंकि वो सबसे करीब पड़ते हैं इसके। अब सबसे शॉकिंग चीज ये है देखना कि किस तरीके का खाना इम्पोर्ट किया जाता है। बहुत ही सस्ता, प्रोसेस्ड और कैंड फूड। ऐसा खाना जिसमें सॉल्ट, शुगर और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज्यादा मात्रा है। व्हाइट राइस, इंस्टेंट नूडल्स, सोडा। लोगों के पास ज्यादा पैसे है नहीं तो सबसे सस्ता खाना ये जंक फूड ही होता है। तो कोई हैरानी की बात नहीं जब दिन भर यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ इसी टाइप का जंक फूड खा सकते हैं। तो यहाँ ओबेसिटी के रेट्स इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि आज के दिन ये दुनिया का सबसे ओबीस कंट्री बन गया। टर्की का एक हिस्सा होता है जिसे कोई खाना नहीं चाहता। इसका नाम है टर्की बट। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो टर्की के फेदर्स को उसकी बॉडी से कनेक्ट करता है और ये ग्लैंड ऑयल से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इस ग्लैंड को अगर खाया जाएगा तो इसमें 75% कैलोरीज सिर्फ फैट से आती है। तो एक्चुअली में ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब अमेरिका में लोग टर्की खाते हैं तो इस पार्ट को हटाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये बहुत ही अनहेल्दी है इसे खाना। लेकिन कुछ कंपनीज ने देखा क्यों ना इस पार्ट को वेस्ट करने की जगह इसे सस्ते में कुछ सस्ते देशों को बेच दिया जाए। तो सामोआ देश में ये टर्की टेल बिकती है। सामोन्स आज के दिन इसे एक नेशनल डेलिकेसी मानते हैं और वहाँ ये एक बड़ा कारण बन गया हाई ओबेसिटी का। 2007 में इन टर्की टेल के इंपोर्ट्स को बैन करने की कोशिश करी सामोआ ने, लेकिन इन्हें ये बैन हटाना पड़ा 2013 में, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर तुम्हें WTO को ज्वाइन करना है, तुम्हें फ्री ट्रेड करनी पड़ेगी, तुम्हें इसका इंपोर्ट अलाउ करना पड़ेगा अपने देश। यहाँ पर भी बहुत हाई ओबेसिटी और हाई रेट ऑफ डायबिटीज देखने को मिलता है। 2016 में टोंगन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि यहाँ डायबिटीज का रेट 34% पर, और इसके पीछे कारण मटन फ्लैप्स, लैम जो मीट खाई जाती है, इसमें भी एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे नॉर्मली वेस्ट प्रोडक्ट की तरह फेंक दिया जाता है। इस चीज को मटन फ्लैप कहा जाता है। इसके हर 100 ग्राम में 40 ग्राम फैट है और 420 कैलोरीज। न्यूजीलैंड में इसे फेंक दिया जाता है, लेकिन टोंगा में जाकर इसे बेचा जाता है। इनफैक्ट जो अमीर लोग होते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, वो अक्सर मटन फ्लैप और लैम फ्लैप्स को अपने पालतू कुत्ते बिल्लियों को खिलाते हैं। टोंगा जैसे देशों में जहाँ पर पोल्यूशन नहीं फैला है आसपास के पानी में, वहाँ पर मछली की फिशिंग जरूर की जा सकती है, लेकिन जो मछली यहाँ से पकड़ी जाती है वो इतनी वैल्यूएबल होती है कि उसे बाहर के देशों में बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो हेल्दी मछली को बाहर भेज दिया और बाहर के देशों से यहाँ पर सस्ते मटन फ्लैप्स इंपोर्ट कर लिए और अपने देशवासियों को खिलाए। ये सारा इकोनॉमिक्स और पैसे का खेल। टोंगा जैसे देशों में तो फिर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलेगी, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं वहाँ की वाइल्ड लाइफ और प्लांट लाइफ को देखने के लिए, लेकिन नारू जैसे देश में तो ये भी खत्म करी जाती है। इमेजिन करो कि ऐसा देश जो आज से 35 साल पहले सेकंड रिचेस्ट कंट्री बन गया था दुनिया की, और आज के दिन लीस्ट विजिटेड कंट्री है। कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता, कोई घूमने नहीं आना चाहता।
आज के दिन अगर आप कभी इस आइलैंड पर जाओगे तो नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। हर तरफ ओबीस लोग, बच्चों में भी एक बहुत हाई ओबेसिटी की संख्या देखने को मिलती है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि कैंपेन चलाई जाए, लोग ज्यादा चलना शुरू करें, लेकिन इतने छोटे से आइलैंड पर लोग चलने की जगह ये स्कूटर से इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली एक ऐसा केस सुनने में आया था जहां पर नारू में किसी ने एक बड़ी लग्जरी फेरारी की गाड़ी ऑर्डर करी बाहर के देश से। जब तक वो गाड़ी पहुंची, वो इंसान खुद इतना मोटा हो गया था कि वो गाड़ी के अंदर फिट ही नहीं हो पाया। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली में ये एक न्यूज आर्टिकल है। ये कहानी सिर्फ पैसिफिक आइलैंड्स तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकन जंक फूड कंपनीज का असर अमेरिका के आसपास के कई देशों पर देखने को मिला है। जैसे कि मेक्सिको का एग्जांपल ले लीजिए। 2019 में मेक्सिको एक ऐसा देश था जहां पर हाईएस्ट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की कंजम्पशन देखी जाती है, 638 आउंस सर्विंग पर कैपिटा पर ईयर। इसके चलते मेक्सिको में करीब 29% लोग ओबीस हैं और 65% लोग ओवरवेट। ये सब सुनकर आपको काफी गुस्सा आएगा अमेरिका की कंपनीज पर, लेकिन इस गुस्से को कंपनीज और सरकारों तक ही सीमित रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो आम जनता है वो बड़ी एक हेल्दी लाइफ जी रही है। एक आम अमेरिकन आदमी ने नाउरू के देश को खत्म नहीं किया। एक आम ऑस्ट्रेलियन किसान ने इन सारे पैसिफिक आइलैंड के देशों को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये काम किया है कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने और बड़ी बड़ी कंपनियों ने। ये कंपनी जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने हेल्दी हैं, आपको कितना हेल्दी खाना मिल रहा है या आपको कितना जंक खिलाया जा रहा है, एज लॉन्ग एज जब तक इनके पास पैसा आ रहा है।